हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। दोस्तों, मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और मेरे भाई जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 2 के लिए जो है आज आपको मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करवाऊंगा। यहां पर मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। पेपर नंबर 1 की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। मैंने सोचा कि पेपर नंबर 1 एक दिन पेपर नंबर 1 की क्लास और एक दिन आपको पेपर नंबर 2 की क्लास प्रोवाइड कर दूं, ताकि दोनों पेपर आपका अच्छे से तैयार हो सके और समय रहते तैयार हो सके। इसलिए मैंने दोनों पेपर को साथ में कंटिन्यू करने का कोशिश किया है। आज प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे। फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों को इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और बारी बारी से क्वेश्चंस को करेंगे। सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए, अब कॉपी पेन लेकर आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि हर क्वेश्चंस का यहां पर किस तरीके से पोस्टमार्टम होता है आपको पेपर नंबर 1 में मैंने आपको करके दिखाया है। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। बड़ी ध्यान से समझना, दूरबीन का आविष्कार ऑप्शन जो है ये कंफ्यूज करने वाला है और ये क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया है। कहता है दूरबीन का जो आविष्कार है क्या कोपरनिकस के द्वारा किया गया, या गैलीलियो के द्वारा, या केपलर के द्वारा, या न्यूटन के द्वारा। वैसे अगर वास्तविक तौर पर मैं आपको बता दूं ऑप्शन क्यों कंफ्यूजिंग है, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए, दूरबीन का जो आविष्कारक है मेरे भाई, ये किसको कहा जाता है, तो दूरबीन का आविष्कारक जो है यह कहा जाता है हैंस लिपर्सी को। किसको कहा जाता है? हैंस लिपर्सी को क्या कहा जाता है? दूरबीन का आविष्कारक कहा जाता है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आपको याद रखना। देखिए, ये जो हैंस लिपर्सी है इसको दूरबीन का आविष्कारक क्यों माना जाता है, तो 1608 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1608 ईस्वी में हैंस लिपर्सी के द्वारा क्या किया गया था, तो दूरबीन का मॉडल तैयार किया गया था। क्या किया गया था? दूरबीन को डिजाइन किया गया था। समझ में आई बात? देखिए, लेकिन इसका जो है सबसे पहली बार, दूरबीन का सबसे पहली बार जो प्रयोग है यह किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा। इसलिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो हो जाएगा। याद रहेगा आपको कि गैलीलियो के द्वारा क्या किया गया था, तो दूरबीन का प्रथम प्रयोग किया गया था। पहली बार प्रयोग दूरबीन का किसने किया? गैलीलियो के द्वारा किया गया। अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि गैलीलियो ने जो है दूरबीन का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब आइए जानते हैं कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि यहां पर सारे ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम करेंगे हम। देखिए, कोपरनिकस की अगर बात कर ले, किसकी बात कर ले? कोपरनिकस का अगर बात करें तो आपको याद रखना है सौर मंडल के मॉडल। कौन? सौर मंडल। ठीक है, याद रखिएगा, सौर मंडल के मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था, तो सौर मंडल के मॉडल को जो है यह कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं पर बात करें यदि केपलर की, तो केपलर ने एक नियम दिया था, वह था क्या, तो ग्रहों के गति का नियम। किसका नियम? ग्रहों के गति का नियम जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया। अगर मैं बात करूं न्यूटन की, तो आपको पता है गति का नियम किसने दिया? गति का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिया गया। पूछ लिया जाए बल का नियम किसके द्वारा दिया? न्यूटन ने दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आप हमको कमेंट करके बताना मेरे भाई, जेट इंजन क्या कहते हैं, जेट इंजन का जो है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चंस बताइएगा आप कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपसे 2023 में पूछी जा सकती है। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या है। मैकियावेली का जन्म किस देश में हुआ? स्टार लगाना क्वेश्चंस पर पूछी जा सकती है क्वेश्चंस की मैकियावेली का जन्म किस देश में हुआ था, तो सिंपली याद रखोगे मैकियावेली जो है इसका जन्म कहां पर होता है, तो इटली में होता है। कहां पर? याद रखोगे मैकियावेली का जन्म कहां पर? इटली में होता है। अब आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जानते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नोट करते जाइएगा कि राजनीति को, किसको? राजनीति को नैतिकता से अलग, किससे? राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक किसे माना जाता है, तो यह मैकियावेली को माना जाता है। किसको माना जाता है? मैकियावेली को। राजनीति को नैतिकता से, किससे? नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक माना जाता है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक, क्या पूछ लिया जाए? आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? चिंतन का जनक किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई याद रखोगे यह भी मैकियावेली को ही कहा जाता है। अब यहां पर देखिए मैकियावेली की एक प्रसिद्ध
प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में आपको बताते हैं। पूछ लिया जाए कि द प्रिंस किसकी रचना है, तो द प्रिंस जो है यह मैकियावेली की रचना है। किसकी रचना है? मैकियावेली की, जिसे कब लिखा गया था? तो 1532 ईस्वी में। कितने ईस्वी में मैकियावेली की रचना कब होती है? तो 1532 ईस्वी में होता है। चलिए देखिए यहां पर जो द प्रिंस पुस्तक है इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो मैकियावेली का जो शासनकाल है, ठीक है, मैकियावेली का आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मैकियावेली के शासनकाल से संबंधित पुस्तक कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? द प्रिंस जो है यह मैकियावेली के शासनकाल से संबंधित पुस्तक है। आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और भी फैक्ट जानते हैं। तो देखिए यहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा, ठीक है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक जो है, अवधारणा का जनक जो है यह मैकियावेली को किसने कहा था? चलिए आप कमेंट करके बताइए यदि आपको पता है। अगर नहीं पता तो आपको नोट कर लेना है। प्रोफेसर हर्नसा के द्वारा, किसके द्वारा? प्रोफेसर हर्नसा के द्वारा कहा गया कि मैकियावेली जो है यह राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? स्टार लगाना क्वेश्चन पर। बाइबिल, ठीक है, क्या याद रखोगे? बाइबिल जो कि किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। और इसे किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको याद रखना है ईसा मसीह। किसके द्वारा? ईसा मसीह के शिष्यों के द्वारा। ईसा मसीह के शिष्यों के द्वारा जो है यह बाइबिल को लिखा गया था। अब देखिए यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं बाइबिल के बारे में, तो देखिए बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद जो है यह किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है wycliffe के द्वारा जो है बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फिर यदि मैं आपसे पूछ लूं इसी बाइबिल का हिंदी और संस्कृत में, किसमें? हिंदी और संस्कृत में किसके द्वारा अनुवाद किया गया? तो आपको याद रखना है विलियम कैरी के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम कैरी के द्वारा जो है इस बाइबिल का हिंदी और संस्कृत दोनों में अनुवाद किया गया था। चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि बाइबिल का प्रथम 3 शब्द कौन है? बाइबिल का प्रथम 3 शब्द, बाइबिल का प्रथम 3 शब्द जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो त्रितत्व के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? त्रित्व के रूप में जाना जाता है। और यह त्रित्व का क्या क्या है? तो आपको याद रखना है बाइबिल का प्रथम 3 शब्द कौन कौन सा है? पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो कि बाइबिल का क्या है? तो प्रथम 3 शब्द है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए बाइबिल में कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे? बाइबिल में कुल 73 ग्रंथ है। बाइबिल में कितने ग्रंथ हैं? 73 ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो मेरे भाई अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था वह कौन था? तो सिंपली आपको याद रखना है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। फिर मैं यदि आपसे पूछूं कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन को कब नियुक्त किया गया, तो आपको याद रखना है 30 अप्रैल 1789 ईस्वी को निर्विरोध जीतकर जो है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 30 अप्रैल 1789 से लेकर 1797 तक जो है यह अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। यह अमेरिका के ही नहीं, आपको याद रखना है, यह अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। दुनिया के सबसे पहले राष्ट्रपति यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था और यह अमेरिका का भी प्रथम राष्ट्रपति था। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चंस लगाना स्टार इस पर और पूछी जा सकती है क्वेश्चंस। कहता है 30 वर्षीय युद्ध कब प्रारंभ होता है? तो मेरे भाई 30 वर्षीय युद्ध जो है यह 1618 ईस्वी में प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? तो 1648 ईस्वी तक। कितने ईस्वी तक? 1648 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है। बात कर लिया जाए कि यह जो 30 वर्षीय युद्ध है यह किसके किसके बीच होता है? तो एक तो था, आपको याद रखना है, रोमन कैथलिको। कौन था? एक रोमन कैथलिको। और एक दूसरा भाई साहब कौन था? तो दूसरा था रोमन प्रोटेस्टेंटो। क्या था? रोमन प्रोटेस्टेंटो। क्या था? रोमन प्रोटेस्टेंटो के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका जो है यह कब स्वतंत्र घोषित होता है? तो अमेरिका जो है यह कब स्वतंत्र घोषित हुआ? सिंपली याद रखोगे 1776 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? अमेरिका 1776 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित होता है जो कि किसका गुलाम था?
आपको याद रखना है ग्रेट ब्रिटेन का, किसका? ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम था अमेरिका। और 1776 ईस्वी में क्या हो जाता है? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र होती है। और देखिए, यदि यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्या पूछा जाएगा कि अमेरिकी की जो, ठीक है, अमेरिका का जो स्वतंत्रता की घोषणा है, स्वतंत्रता का जो घोषणा है, स्वतंत्रता का जो घोषणा है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको कहना है नागरिक अधिकार पर। किस पर? नागरिक अधिकार के सिद्धांत पर अमेरिका को क्या मिलती है? तो स्वतंत्रता मिलती है। आगे बात करेंगे, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमेरिकी क्रांति के बारे में। तो आपको याद रखना है अमेरिकी क्रांति जो है मेरे भाई, अमेरिकी क्रांति जो है यह कब से कब तक चलती है? तो 1775 से लेकर 1783 ईस्वी तक जो है यह अमेरिकी क्रांति चलती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना। कहता है सप्तवर्षीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह सबसे पहले किसके किसके बीच होता है, यह जान लीजिए। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटेन भाई साहब जो है इस युद्ध में बाजी मार जाता है, यानी कि ब्रिटेन जो है इसको जीत जाता है और फ्रांस की क्या होती है? तो पराजय होती है, यानी कि फ्रांस इस युद्ध को हार जाता है। बात करते हैं कि यह जो सप्तवर्षीय युद्ध है इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1756 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है और चलती कब तक है? तो 1763 ईस्वी तक जो है यह सप्तवर्षीय युद्ध चलती है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? इस पर भी स्टार लगाना, छपने वाला क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का जो राजा था वह कौन था मेरे भाई? तो जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय कहां का राजा था? तो यह इंग्लैंड का राजा था। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चंस भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कहता है गौरवपूर्ण क्रांति। देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है 1688 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक क्रांति होती है। कहां पर? इंग्लैंड में क्या होती है? एक क्रांति होती है और इसी क्रांति को क्या कहा जाता है? तो गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरवपूर्ण क्रांति। बताइए आप हमको कॉमेंट करके कि जब यह 1688 ईस्वी में गौरव पूर्ण क्रांति होती है तो इस समय इंग्लैंड का राजा कौन होता है? तो आपको याद रखना है जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। किसमें? जेम्स द्वितीय के शासनकाल में जो है यह इंग्लैंड की क्रांति, जिसे हम लोग गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, यह होता है। तो आप क्या बताओगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक या इंग्लैंड का राजा कौन था? तो कहोगे जेम्स द्वितीय। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसने कहा था मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है? यह जो कहा गया था किसके द्वारा? तो आप याद रखोगे लुई 14वां के द्वारा कहा गया। क्या? कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही मेरा क्या है? तो कानून है। अब आइए बात करते हैं, अब यहां से हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। क्वेश्चंस 2015 में तो पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया, 19 में भी और 21 में भी। कहने का मतलब हर 2 साल के बाद इसे रिपीट करके पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये 2023 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चंस क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं परिणामों की क्या करे? विवेचना करे। आइए समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का, देखो सबसे पहला मैंने आपको बताया है कि हमें क्वेश्चंस का क्या खोजना है मेरे भाई? की पॉइंट खोजना है। तो की पॉइंट क्या है यहां पर? प्रथम विश्व युद्ध। अब सबसे पहले तो हम प्रथम विश्व युद्ध का क्या करेंगे? परिचय, क्योंकि जब तक किसी का इंट्रोडक्शन नहीं करोगे भाई उसको घर के अंदर जगह कैसे दोगे? इसीलिए तो आपको करना है क्या? इंट्रोडक्शन। आइए इंट्रोडक्शन करते हैं प्रथम विश्व युद्ध का। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो है एक तरीके से कहा जाए तो यह एक विश्वव्यापी युद्ध था और बहुत ही विनाशकारी युद्ध रहा, जो कि कब से शुरुआत होता है? 28 जुलाई 1914 से शुरुआत होती है और यह कब तक चलता है? तो यह 1918 तक चलता है। लगभग 4 वर्षों तक जो है यह युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी देशों ने भाग लिया वह 2 राष्ट्रों में बटे हुए थे। एक तो था आपका मित्र राष्ट्र और एक था आपका धुरी राष्ट्र, जिसमें मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और
फ्रांस जो था यह मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अन्य देश था जैसे कि धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन आता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। क्वेश्चंस यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिया जाता रहता है कभी कभी। क्वेश्चंस जैसे कि सपोज पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र से संबंधित नहीं है, या फिर पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्र से संबंधित नहीं है, तो आपको नाम याद रखना है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस, ये सभी के सभी मित्र राष्ट्र से थे। और धुरी राष्ट्र से आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जो कि धुरी राष्ट्र से थे। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय आपको क्या याद रखना है, तो ये जितने भी देश इसमें हिस्सा लिए यह दो राष्ट्रों में बटे हुए थे। पहला क्या था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। आगे यह 4 वर्षों तक चलने वाला इस युद्ध में, ठीक है, 4 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में 36 देशों के लगभग कितने, तो 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र के जो भी देश थे उसमें से 60 लाख व धुरी राष्ट्र के 40 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई। लगभग देखिए यहां पर लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने क्या किया था, हिस्सा लिया था, जिसमें 1 लाख लगभग लोग जो है यह मारे गए, जिसमें सबसे अधिक मित्र राष्ट्र के लोग मारे गए। और इसके बाद जो है 40 लाख लोग कहां से मरे थे, तो धुरी राष्ट्र से मरे थे। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो है यह दुनिया का सबसे विनाशकारी और भयानक घटनाओं में से एक था, जिसमें निर्दोष नागरिक और करोड़ों लोगों ने अपना क्या किया, तो जीवन गंवा दिया, यानी कि जान गंवा दिए। सभी की क्या हो गई, तो हत्याएं हो गई, मृत्यु हो गई। इतिहास में कहा जाए तो इतिहास में पहली बार मशीन गन, टैंक, पानी से चलने वाले जो क्या है, तो पानी से चलने वाले मिसाइल, इन सभी का जो उपयोग है प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। पूछा जा सकता है ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखिएगा कि मशीन गन, टैंक, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, मशीन गन, टैंक, पानी से चलने वाला मिसाइल, ये सभी का प्रयोग जो है पहली बार कहां किया गया, कब किया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया। उस समय जो है ऐसा माना जा रहा था कि सभी युद्धों का अंत कर देगा यह युद्ध, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है एक ऐसी विनाशकारी युद्ध था, एक ऐसा भयानक युद्ध था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब जो है इसके बाद कोई ऐसा युद्ध देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी हालातें आई फिर से कि परंतु ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के बाद जो है सन 1939 ईस्वी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया, जो इस युद्ध से, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था यह प्रथम विश्व युद्ध से भी विनाशकारी था। लेकिन हमें आज क्या पढ़ना है, तो आज प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है। आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी डिस्कशन जरूर करूंगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा। देखिए बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, तो आखिर इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों हुआ यह प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि बहुत इतने भयानक युद्ध अगर होंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जैसे कि देखिए, तो क्या कारण है, हम आज इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का कोई एक कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक कारण से इतने बड़े युद्ध नहीं छेड़े जा सकते। कई ना कई कारण ऐसे होंगे जिसके कारण यह युद्ध हुआ, बल्कि ऐसे कई कारणों थे जिसके कारण यह युद्ध की शुरुआत होती है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस युद्ध के प्रारंभ में कुछ प्रमुख कारण को जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, तो उग्र राष्ट्रवाद। अब पहला कारण जो है यह उग्र राष्ट्रवाद। क्या है यह उग्र राष्ट्रवाद, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप के कई देशों में, यूरोप के जो देश थे उसमें कई ऐसे देश थे जहां पर उग्र राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो चुकी थी। जिसमें कौन कौन से ऐसे देश थे, जो कि इंग्लैंड थे, स्पेन थे, जर्मनी थे, पुर्तगाल थे, बेल्जियम थे, इटली था, फ्रांस था, हॉलैंड था। ये सभी के सभी देश जहां पर क्या विकसित हो चुका था, उग्र राष्ट्रवाद जो है यह विकसित हो चुका था, जिसके कारण अधिकतर देशों के मध्य क्या होना शुरू हो गया था, तो तनाव शुरू हो गया था, घृणा, एक दूसरे से द्वेष की भावनाएं, एक दूसरे के बीच संघर्षात्मक भावनाएं, ये सभी के सभी उत्पन्न हो गए थे। समझ गए। इसी कारण से क्या होता है, इसी भावना के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध का जन्म होता है। दूसरा कारण था साम्राज्यवाद। देखिए साम्राज्यवाद के अंतर्गत क्या है, तो 20वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में विवाद का प्रमुख कारण आर्थिक साम्राज्यवाद था। दोनों देशों की व्यावसायिक और औद्योगिक उन्नति एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण बना, क्योंकि जब दोनों ही एक विकसित देश, कहा जाए तो दोनों ही क्या है, विकासशील देश कह सकते हैं, उस समय के लिए विकासशील देश थे। और जैसे ही दोनों की जो विकास की गति थी या अग्रसर हो रही थी, क्या कहते हैं, सफलता की पथ पर, तो ऐसे में दोनों देश के प्रति प्रतिस्पर्धा का भावना क्या हुआ, तो शुरू हो गया, जिसके कारण देखने को मिला क्या, तो जिसके कारण यह प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिला। तीसरा कारण जो है आपका भाई साहब क्या है, तो तीसरा कारण था उपनिवेशवाद।
बात करते हैं उपनिवेशवाद के अंतर्गत, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोप के अनेक देश प्राकृतिक संसाधनों का जो है अंधाधुंध दोहन कर रहे थे, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग काफी ज्यादा कर रहे थे। दोहन करने का मतलब उसका दुरुपयोग कर रहे थे। अपना जो है अपना माल बेचने के लिए, क्या करने के लिए, अपना माल बेचने के लिए अविकसित देशों को अपने अधिकारों में कर लेता था, उन्हें उपनिवेश बना लेता था। ठीक है, उपनिवेश बनाने में जुटे थे क्योंकि वे अपने आर्थिक विकास के लिए इस नीतियों को आवश्यक मानते थे। क्योंकि देखिए वो उनका सिर्फ मानना यह था, जो भी क्या कहते हैं यूरोप वासी था, उन सभी का यही मानना था कि अगर मैं किसी देश को, उपनिवेश बनाने का मतलब क्या, किसी देश को अपने अधिकार में कर लेना। किसी देश को अगर आप अपने अधिकार में कर ले, तो जैसे कि कहा जाता ना कि क्या था, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, यानी कि अंग्रेजों के क्या थे, उपनिवेश थे। उपनिवेश बना लिया था अंग्रेजों ने हमारे देशों को। ठीक है, तो यही कहा जा सकता है कि उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, कि उपनिवेश का अर्थ होता है कि किसी देश को अपने अधीनस्थ कर लेना, अपने गुलाम बना लेना, वह उपनिवेश कहलाता है। तो इन सभी का यही मानना था कि अगर हम किसी देश को उपनिवेश अपना बना लेते हैं तो हमारा व्यापार जो है यह गतिशील होगा, हमारी आर्थिक विकास क्या होगी, तो सुदृढ़ बनेगी, हमारी आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि होगा। तो इन सभी कारणों से क्या इनको अपना ये नीति बना लिए थे, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब आगे देखेंगे, बात करेंगे, अगला जो है, अगला है आपका सैनिक शक्ति का विकास। इंग्लैंड, रूस और फ्रांस जिन्हें मित्र राष्ट्र या कहा जाए तो त्रिराष्ट्रीय मैत्री गुट भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लैंड जो था, या रूस जो था, और फ्रांस जो था, ये सभी के सभी मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। लेकिन इस मित्र राष्ट्र में तो और भी देश थे, लेकिन इन देशों के बीच जो है काफी ज्यादा मैत्रीयता थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, तो त्रिराष्ट्रीय मैत्री गुट भी कहा जाता था। दूसरी ओर जो है जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, यह क्या था, तो हंगरी गुट का था, जिसे केंद्रीय राष्ट्र, धुरी राष्ट्र तथा त्रिराष्ट्रीय संघ कहा जाता था। दोनों गुटों जो है यह सैनिक शक्तियों का विकास करने में लग गया। अब दोनों गुट जैसे ही सैनिक शक्ति के विकास में लग गया, तो यही सैनिक शक्ति प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ, तो माहौल पैदा कर दिया। क्योंकि सैनिक जब ज्यादा होंगे तो एक दूसरे के बीच तनाव ज्यादा बढ़ता है। अब जैसे ही तनाव बढ़ेगा तो कोई भी किसी के लिए जो है एक शब्द सहने को तैयार नहीं, क्योंकि सैन्य बल जो है जिसके पास जितना अधिक रहता है वो और भी ज्यादा क्या रहता है, तो क्रूरा भाव में रहता है, उसके पास और भी ज्यादा अकड़ रहता है। वो किसी को सुनने की या किसी को सहने की क्षमता नहीं रखते। उसे लगता है कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसे क्या कर सकता हूं, परास्त कर सकता हूं, मैं इसकी क्यों सहूं, ठीक है, मैं इसके अधिकार में क्यों रहूं, मैं इसकी बातों को क्यों मानूं। ऐसी स्थिति में तनाव पैदा होती है। तो जब ऐसी स्थिति में तनाव पैदा होती है तो सैनिक शक्ति के जैसे, सैनिक शक्तियों का जैसे ही विकास हो गया, तो यह कारण क्या बना, तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण का, जो कि तात्कालिक कारक माना जाता है। और तात्कालिक कारक क्या है, तो 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम याद रखोगे क्या है, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। ठीक है, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी रानी सोफी की सेराजियो, ठीक है, इसको क्या किया गया, तो गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को रोकने का आरोप सर्बिया पर लगा दिया गया। ठीक है, हत्या किसी और के द्वारा किया गया, लेकिन इसका आरोप किस पर लगा दिया गया, तो सर्बिया पर जो है इसका आरोप लगा दिया गया, सर्बिया के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सामने 10 मांगे रखी और इन मांगों को स्वीकार करने के लिए उसे कितने वक्त दिए, 48 घंटे का वक्त दिया। सर्बिया ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जबकि क्या होता है तब 5 जुलाई 1914 को जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपना समर्थन दिया और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने क्या किया, तो सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। 31 जुलाई 1914 को क्या होता है, तो देखिए 31 जुलाई 1914 को रूस ने क्या किया, फिर तो रूस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस भी इस युद्ध में शामिल हो गया क्योंकि वह अब उसका मित्र था। किसका मित्र था, तो वह रूस का मित्र था। ठीक है, 4 अगस्त 1914 को जो है ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण जो है इसी तात्कालिक कारक को माना जाता है, जो कि क्या था, तो यह था ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की मृत्यु। आगे देखेंगे कि इसके परिणाम क्या क्या निकल कर आए। परिणाम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसका जो परिणाम था मेरे भाई, क्या सब आया, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला परिणाम कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के लगभग कितने लोग, तो 50 लाख से अधिक लोग मारे गए। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आपको मैंने बताया 60 लाख लोग मारे गए थे और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। बात करते हैं दूसरा परिणाम क्या निकल कर आया, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है धुरी राष्ट्र के कितने, तो लगभग 80 लाख व्यक्ति मारे गए और 2 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्ति घायल हो गए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में होता क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धन की काफी ज्यादा क्षति होती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा अगर युद्ध होगा
तो कहीं ना कहीं जान माल की तो क्षति होगी, साथ में धनों की भी काफी ज्यादा, क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए गए थे उस सभी के लिए तो क्या है, तो लागत की आवश्यकता होगी, तभी तो अस्त्र शस्त्र आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसके अंतर्गत जो है काफी ज्यादा धन जो है यह क्षतिग्रस्त हो गया, यूरोपीय देशों की आर्थिक तंत्र जो है ध्वस्त हो गई। इसके बाद परिणाम क्या निकल कर आता है, तो इसके बाद जो है देखिए प्रथम विश्व युद्ध में लगभग विश्व के 36 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के लगभग 64 करोड़ व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में हिस्सा लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही जर्मनी में नाजीवाद तथा इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था। आपको याद रखना, पूछी जा सकती है किस युद्ध के कारण जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण। इटली में फांसीवाद का उदय, तो यह भी प्रथम विश्व युद्ध के कारण होता है। बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही क्या होता है, तो नास्तिकवाद का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही नास्तिकवाद का भी उदय हुआ। और एक परिणाम और निकल कर आया, वह क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही लीग ऑफ नेशंस की भी स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना तो आपको याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। चलिए अब निष्कर्ष के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है यह सबसे विनाशकारी और भयावह घटनाओं में से एक थी, जिसमें लगभग 70 लाख से अधिक, ठीक है, 70 लाख से अधिक भारतीय सैनिक सहित 17 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। कुल व्यय की अगर बात करें तो 180 बिलियन डॉलर जो है, 180 बिलियन डॉलर के चौंका देने वाले आंकड़े पर अनुमानित किया गया है। यानी कि अनुमान यह लगाया गया है कि इसमें कुल जो खर्च हुए थे, कुल जो खर्चे आए थे लगभग 180 बिलियन डॉलर। कितना, 180 बिलियन डॉलर, जो कि एक अनुमानता है, समझ गए, अनुमानता, ये कोई एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। ये चौंकाने वाले आंकड़े ये अनुमानित किए गए हैं कि 180 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। अधिकांशतः देशों की अर्थव्यवस्था बिखर गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी जैसे जो है स्थिति पैदा हो गए। तो ये कुल कारण और परिणाम किसके थे, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम थे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये क्लासेस हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।